डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर की मेमोरी लोकेशन में स्टोरेज की बात की थी और दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी, किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट होता है। आज प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके साथ मुंसलिक जो उससे ऑपरेटर्स की है मामला, उसको डिस्कस किया जाएगा। नॉर्मली हमारे जितने भी बिगिनर्स प्रोग्रामर्स हैं उनको ऑपरेटर्स के इस्तेमाल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी और तरीके से इस्तेमाल होता है उनका, और लैंग्वेज के अंदर मामला थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वो डिस्कस किए जाएंगे। और उसके बाद पहला प्रोग्राम लिखने की तरफ जो हम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ हम बात करेंगे। और अगले लेक्चर के अंदर हम पहला प्रोग्राम अपना फॉर्मली स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो क्या होती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट की आपके पास दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है, और बीच में एक ये ऑपरेटर होता है जिसे आप इक्वल ऑपरेटर कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास हमेशा एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा। वेरिएबल नेम्स के हम रूल्स पढ़ चुके हैं, उनमें से कोई भी जो वैलिड वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे आएगा। और राइट हैंड साइड के ऊपर इसके ऊपर आपके पास कांस्टेंट भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, और कोई ना कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है। कांस्टेंट की अगर एग्जांपल देखी जाए तो जैसे कि ए, ये जो 5 है इसको पढ़ा जाएगा कि 5 इज असाइंड टू ए, और इसके अंदर ए के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो वैल्यू असाइन की जा रही है बी वेरिएबल को। और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की एग्जांपल है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आपको प्रेजेंट किया गया है। ये एक एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। तो आपके पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी राइट हैंड साइड के ऊपर कोई वेरिएबल भी आ सकता है, कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, कोई वेरिएबल भी आ सकता है, और कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है। अगर हम एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़े तो एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर जो है वो आपके पास तीन टाइप्स की मेनली ऑपरेटर होते हैं। एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, और तीसरे आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आता है, डिवीजन का आता है, और ये एक न्यू ऑपरेटर आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। इसका नाम रिमाइंडर ऑपरेटर भी होता है। इनका इस्तेमाल मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ। और उसके बाद आपके पास प्लस और माइनस ऑपरेटर भी है। और इनके अंदर जो आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो आपका रूल होगा वो ये होगा कि अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पे मल्टीप्लाई, डिवीजन का ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर कोई भी किसी भी सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, तो सबसे पहले आपने इनको परफॉर्म करना है। पहली प्रायोरिटी इनमें से जो भी लेफ्ट पे आ रहा है उसकी प्रायोरिटी पहले है। और जब ये ऑपरेटर एक्सप्रेशन में से खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपके पास प्लस और माइनस के ऑपरेटर बच जाएंगे, तो आपने उनको परफॉर्म करना है। प्लस और माइनस के अंदर भी आपके पास जो प्रीसिडेंस है वो लेफ्ट टू राइट की है। जो चीज लेफ्ट पे आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, और जो राइट पे है वो उसके बाद है। उसके बाद हमारे पास कुछ कंपैरिजन के अंदर रिलेशनशिप चेक करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनशिप आपके पास इस सूरत में हो सकता है कि एक चीज दूसरी चीज से छोटी है, तो हमने एक चीज यहाँ पे लिखनी है, दूसरी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आएगा। जिस साइड पे एक कॉर्नर है ये लेस देन के लिए, ए इज लेस देन बी, तो इसे इस तरीके से पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट। तो जिस साइड पे लेफ्ट वाली साइड पे एक कॉर्नर है तो इसे ये लेस देन का साइन है, जिस साइड पे दो हैं ये ग्रेटर देन का साइन आ गया। और इक्वल कंपैरिजन के लिए चेक करने के लिए कि क्या ए की वैल्यू इक्वल टू 5 है, क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, इस चीज को चेक करने के लिए ये डबल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे नजर आपको आ रहा है। एक्चुअली जिसे इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं। उसके पास आपके पास लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू का सिनेरियो। इन तमाम केसेस के अंदर जो आपका आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स के अंदर आएगा। और आपके पास उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिसके अंदर एंड है, और है, और नॉट है। एंड और नॉट ये बिल्कुल आपके वही लॉजिकल एंड गेट, और गेट, नॉट गेट की तरह वर्क करते हैं। और इनका आंसर भी आपके पास ट्रू या फॉल्स के अंदर आता है। नॉर्मल तौर पे जो इनके ऑपरेंड्स होते हैं वो भी आपके ट्रू या फॉल्स में ही होते हैं। लेकिन अगर वो ऑपरेंड ट्रू या फॉल्स में नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, अगर ऑपरेंड्स ट्रू या फॉल्स में नहीं है तो अदर देन जीरो जो वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी एज अ ट्रू वैल्यू।
अदर देन जीरो वैल्यू आपकी क्या कंसिडर की जाएगी, ट्रू वैल्यू। तो ये फिर उसको उस तरीके से डील करता है। तो आपने अगर एक्सप्रेशन बनाया जिसमें मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर, प्लस, नेगेटिव का इस्तेमाल है, और आप इनकी प्रीसिडेंस को थोड़ा तब्दील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पहले एडिशन और उसके बाद डिवीजन हो, तो उस वक्त केस के अंदर आपको पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना होता है, और ये कंपलसरी, मतलब इसके जरिए ही आप इनकी प्रीसिडेंस, हायरार्की, ऑर्डर, इनको तब्दील कर सकते हैं। तो हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ, क्योंकि आज का लेक्चर इसकी इन चीजों के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर से बेस करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपके ये तीनों ऑपरेटर आगे, इनका इस्तेमाल किया, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको 10 मिल गया, और अगर 5.2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो भी आपको 10.4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर यही आंसर दे रहा है। डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम गलती कर जाते हैं अक्सर, तो इस चीज की तरफ आपने बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, इसे समझना है। जैसे कि 5/2, 5 भी आपको पता है कि इंटीजर वैल्यू है, और 2 भी आपको पता है कि इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू से डिवाइड हो रही है, इसको कहते हैं इंटीजर डिवीजन। तो जो आंसर है वो भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, 2, ना कि 2.5। तो आपने कहीं पे भी अगर इस तरीके की एक्टिविटी कर रही है, कोई वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप आंसर लेना चाहते हैं 2.5, तो उस चीज को आपने पहले इंश्योर करना है कि यहाँ पे ऊपर वैल्यू कोई ना कोई फ्लोट हो, ऊपर या डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में। जैसे कि ये आपको एक सिनेरियो नजर आ रहा है जिसमें 5.0 है बाय 2। तो कंपाइलर क्या करता है, जब एक वैल्यू की फ्लोट है तो दूसरी वैल्यू को खुद ब खुद पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह की कन्वर्जन को कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो कंपाइलर खुद ब खुद परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद आपकी दूसरी वैल्यू भी क्या बन गई, 2.0, और आप फ्लोट वैल्यू से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.5। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है आंसर, जो कि करेक्ट आंसर 2.5 इस तरह का रिक्वायर्ड है, तो आपने इंश्योर करना है कि वैल्यू जो है वो फ्लोट में, एक कम से कम एक वैल्यू तो लाजमी तौर पे फ्लोट में, तब आपको ये आंसर मिलेगा। अदरवाइज आपका आंसर ये आएगा। और अगर इसको आगे कहीं आप किसी और मामला में इस्तेमाल करेंगे वैल्यू को वेरिएबल के तौर पर लेते हुए, तो फिर आंसर आपके गलत आएंगे, प्रोग्राम की आउटपुट गलत हो जाएगी। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर का काम करता है। जैसे कि 5/2 ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 5 2 2 4, तो 4 आ गया, और रिमाइंडर आपका 1 बच गया। तो यहाँ पे आपका जो ये रिमाइंडर है इसके लिए काम करता है। और इसके लिए जो दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि इसके दोनों ऑपरेंड्स वो हमेशा तौर पे इंटीजर होना चाहिए। अगर कोई भी ऑपरेंड इसका फ्लोट में आएगा तो ये आंसर कैलकुलेट नहीं करेगा, बल्कि एरर जनरेट कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, 5.0 को आप रिमाइंडर लेते हैं 2 से, तो आपको क्या मिलता है, एरर। उसके बाद एडिशन है। एडिशन उसी तरीके से 5+2, इंटीजर इंटीजर से ऐड होगा, इंटीजर दे देगा। और अगर आप ये फ्लोटिंग वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट फ्लोट में आ जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटी है, ये आपको दिखा दी गई। हमारे पास जैसे कि प्लस मल्टी के जितने भी ऑपरेटर हैं ये आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं, लेकिन प्लस माइनस जो है वो यूनरी ऑपरेटर पे साथ भी काम करता है। जैसे कि आपको पता है -5 वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस का सिंबल लगा देते हैं, और यहाँ पे वो ऑपरेटर एज अ यूनरी ऑपरेटर काम कर रहा है जिसका सिर्फ एक ऑपरेंड है। अब मैथमेटिकल रियल एक्सप्रेशन में इसकी कन्वर्जन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, इसको समझना जरूरी है। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है मैथ के अंदर, हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c मल्टीप्लाई बाय d। तो इसको अगर आप, ये इनकरेक्ट फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इस तरीके लिखते हैं ए बी माइनस सी डी, तो ये इनकरेक्ट वे है। इसको लिखने के लिए लिखना पड़ेगा a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c मल्टीप्लाई बाय d। ये जो स्टार का सिंबल आपको नजर आ रहा है सी लैंग्वेज के अंदर, ये स्टार का सिंबल मल्टीप्लीकेशन के लिए है, ये हम अभी देख भी चुके हैं। उसके बाद अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है ए एम प्लस एन, एक मैट्रिक्स है, एक आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी एक्सप्रेशन के साथ। तो हमारे पास बात जगह इस तरह भी हम मैथ में लिख देते होते हैं एम प्लस एन डॉट ए प्लस बी, तो ये पॉसिबल नहीं है सी लैंग्वेज के सिनेरियो में। सी लैंग्वेज कहती है कि आपने अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपके लिए लाजमी है कि आप स्टार का सिंबल लगाएं, डॉट या स्पेस या बगैर डॉट के इस तरह से पॉसिबल नहीं। अब आपके पास आ गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसके अंदर आप इसमें तो अंडरस्टूड है कि इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें पावर 2 का भी जिक्र है। बास लैंग्वेजेस आपको ये हेड का सिंबल प्रोवाइड करती है पावर कैलकुलेट करने के लिए, 2 मल्टीप्लाई एक्स हेड 2। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर कोई आपके पास पावर का एक्सप्रेशन नहीं है, स्पेशल ऑपरेटर नहीं है मौजूद। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको x को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, और बिलफर्ज ये पावर होती a x की पावर 3, तो आपको x को 3 दफा मल्टीप्लाई करना था, और उसके बाद b मल्टीप्लाई बाय x प्लस c इज इक्वल टू 0, और आप ओके नाउ आपके पास एवरेज का फार्मूला है a प्लस बी बाय टू। हम इस तरह लिख देते हैं a प्लस बी बाय टू। तो अभी मैंने आपको प्रीसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर बताई है, जिसके अंदर ये बात डिस्कस हुई है कि पहले कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे। अगर मल्टीप्लाई डिवीजन या रिमाइंडर में से कोई ऑपरेटर आ रहा है तो पहली प्रीसिडेंस उसकी है। तो यहाँ पे आपको डिवीजन का ऑपरेटर मिल रहा है, तो पहली प्रीसिडेंस है डिवीजन के ऑपरेटर की। तो पहले ये डिवाइड करेगा और फिर b से डिवाइड करेगा, b को 2 से डिवाइड करेगा, और जो आंसर आएगा वो ए में स्टोर कर देगा। ओब्वियसली हम ये चीज चाहते नहीं है, आपका आउटपुट गलत आ जाएगी, और इस तरह के, और इस पे आपके कंप्यूटर ने कंपाइलर ने एरर भी नहीं देना, ये आपकी लॉजिकल मिस्टेक है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है, खुद ही इस चीज को इंश्योर करना है। हमने ए और बी का एडिशन पहले करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको पैरेंथाइज किया और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 किया। अब हमारा आंसर ठीक आएगा। इंटीजर डिवीजन का ख्याल रखिएगा, अगर आपका ये मामला फ्लोट में आपको वैल्यू चाहिए तो जल्दी से 2.0 कर दीजिएगा। उसके बाद आता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी प्लस सी। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं और आपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को पैरेंथाइज कर दिया डिवाइडेड बाय डी प्लस सी, तो भी आंसर गलत आने जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाला तो ऐड हो गया और डिवाइड हो जाएगा डी से, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो ई में ऐड हो जाएगा। तो हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं डी और ई भी ऐड हो और वो वैल्यू जो बनी है वो ऊपर वाली वैल्यू से डिनोमिनेटर से डिवाइड हो। तो इसको भी आपको पैरेंथाइज करना है। लेफ्ट टू राइट पैरेंथेसिस का, और इनर आपको पता है इनर मोस्ट के लिहाज से भी पैरेंथेसिस का मामला चलता है। तो यहाँ पे आपके लेफ्ट टू राइट ही है, तो पहले लेफ्ट वाली पैरेंथेसिस हल होगी, फिर राइट वाली पैरेंथेसिस हल होगी, और उसके बाद जो इनकी डिवीजन है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे अगर इस तरीके से मामला दिए गए हैं जिसके अंदर कुछ वैल्यूज ऊपर हैं कुछ नीचे, तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय डी प्लस ए, तो डी प्लस ए को भी हमने ब्रैकेट में कर दिया माइनस एक्स बाय 3 मल्टीप्लाई बाय दिस। लेकिन आप यहाँ पे मामला ये पहले डिवीजन करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा, इससे ये गलत है। हम कहते हैं कि ये काम पहले पूरी की पूरी एक्टिविटी हो और एक्स की वैल्यू से बाद में डिवाइड। तो इसके लिए हमने इसको पैरेंथाइज दोबारा कर दिया, और अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें सही आंसर देगा। ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, जितनी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही हो उतनी एंड हो। जैसे कि ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, ये जो दूसरा स्टार्ट था उसका एंड आया, और ये जो 3 के साथ स्टार्ट होने जा रहा है ये उसका एंड। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है जिसके अंदर ये प्लस माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस के साइन के मामला को, क्योंकि हमें यहाँ पे दो किस्म के वैल्यूज मिलेंगी, प्लस की भी मिल सकती है माइनस भी मिल सकती है इन द केस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जब आपका ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू। तो उस केस के अंदर आपको दो वैल्यूज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, दो वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। इस तरह नहीं कर सकते कि प्लस माइनस लिख के आप ये फार्मूला लिख दें। और ये अंडर रूट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फार्मूला है, बल्कि फंक्शन है जिसे SQRT कहते हैं। सी मैथ लाइब्रेरी है, उसको हम इंक्लूड करते हैं और उसके जरिए ये करते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी एडवांस है, हल्की सी। SQRT वाली फंक्शन क्या होता है, तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हम देखेंगे भी सही। तो फिलहाल आपको ये बता दूं कि ये एक फंक्शन है जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा है, किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। लेकिन यहाँ पीछे हमने दो ऑपरेटर इकट्ठे लगा दिए, प्लस और माइनस। कंप्यूटर सी लैंग्वेज की मद में ये एरर है, दो ऑपरेटर इकट्ठे नहीं आ सकते। सो इसको ये एरर डिक्लेयर कर देगा और आपका प्रोग्राम हाल्ट कर जाएगा, रुक जाएगा, बल्कि प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें करने के लिए क्या करना है, दो वेरिएबल्स लेनी है। अब x1 और x2 ले लिया, और अब एक प्लस के साथ एसोसिएट हो गया और एक माइनस के साथ हो गया। अब ये एक्सप्रेशन हमारा सी लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो गया, हमारा आउटपुट ठीक आएगा। अब हम बात करते हैं आपके पास इस तरीके से ऑर्डर ऑफ द हायरार्की या प्रीसिडेंस, जो हमने कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी बाद में कौन सी होगी। तो जैसे कि आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, आप जरा इसे खुद अपने पेज के ऊपर भी हल कीजिए पहले, और उसके बाद इस चीज को जरा अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है। बहरहाल मैं बोल रहा हूँ जैसे कि 2 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 11 रिमाइंडर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो हमें नजर आया है कॉम्बिनेशन है सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, और हमने प्रीसीडेंस के हिसाब से देखते हुए कि सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवीजन या रिमाइंडर जो लेफ्ट पे आ रहा है वो पहले हल करेंगे और जो राइट पे आ रहा है वो बाद में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डिवीजन का ऑपरेटर नजर आ रहा है 3/2, और ये आपको पता है कि ये इंटीजर डिवीजन है, दोनों वैल्यूज इंटीजर है। तो आंसर एक्चुअली तो आना चाहिए था 3.5, लेकिन एक्चुअली हमें क्या मिलेगा 3,
और 3 बाकी मैंने एक्सप्रेशन ऐसे एज इट इज लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई हुआ 3.5 से, क्योंकि ये वैल्यू फ्लोट टाइप है और ये इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर मल्टीप्लाई बाय फ्लोट आंसर आया आपका फ्लोट। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज रह गया। अगले स्टेप के अंदर हमें नजर आ रहा है कि पहला जो है वो ऑपरेटर अब आ गया डिवीजन का, तो डिवीजन की एक्टिविटी परफॉर्म हुई दिस वन, और अगले स्टेप के ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन की एक्टिविटी थी मल्टीप्लाई बाय 7 वो परफॉर्म। अब यहां तक जब पहुंचती है तो हमें यहाँ पे अब पहले रिमाइंडर और फिर डिवीजन नजर आता है, तो पहले रिमाइंडर की एक्टिविटी परफॉर्म हुई 11 रिमाइंडर 3, तो आंसर आएगा 3, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 3 3 9 और 9 10 11, एक्चुअली यहाँ पे 2 आंसर आना था, ये मेरे से गलती हो गई है, मैं इसे सही कर दूं। आई थिंक सो, मतलब ये सही होगा या 2 आएगा, 2/2 आपका आंसर 1 आएगा ऑटोमेटिकली, तो नीचे गलती नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आना है। रिमाइंडर आपको रिमाइंडर वैल्यू देता है, तो ये 2 आना है, और एंड 2/2 आपको 1 मिलेगा। बाकी आपकी एक्टिविटी पहले प्लस होगा, फिर माइनस की एक्टिविटी होगी और फिर प्लस की होगी, और आपके पास आंसर कुछ 0.69 मिलेगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ द प्रीसिडेंस या हायरार्किकल एक्सप्रेशन जो है, अगर आपको वेरिएबल्स की सूरत में मामला दे दिए गए हैं और आपको कह दिया गया है कि ये एक आर वैल्यू है जो इज इक्वल टू, मतलब आर को वैल्यू असाइन करनी है इस एक्सप्रेशन की, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और असाइनमेंट स्टेटमेंट का जो एंड है वो आप देख रहे हैं ये सेमी कॉलन के ऊपर, जिसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं, इसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी -3, तो पहले वाले हमने एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू भी पुट कर दी, बी की भी कर दी, और सी की वैल्यूज भी हमने इसमें पुट कर दी पहले पहले पोजीशन पे। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई का ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया, उसके बाद ये जो अगला डिवीजन था ये परफॉर्म हुआ, फिर डिवीजन की एक्टिविटी परफॉर्म हुई, फिर ये डिवीजन की एक्टिविटी, देन मल्टीप्लिकेशन की एक्टिविटी साथ परफॉर्म हुई, फिर इसकी डिवीजन की एक्टिविटी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 6 था, 6 डिवाइडेड बाय 3.2, तो ये पहले आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगी, कंपाइलर ने खुद ब खुद 6 को 6.0 में कन्वर्ट करना है, और अब इसको डिवाइड करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 1.875। अब पहले नेगेशन होगी 2 - 2 0, और ये वैल्यू इसमें ऐड होगी दिस वन। लेकिन क्योंकि जब ये स्टोर होने जाएगी, तो स्टोर होते वक्त देखिएगा ये वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो जो इसका इंटीजर पार्ट है वो स्टोर होगा, और इसका फ्लोटिंग पॉइंट पार्ट स्टोर नहीं होगा। हमारे बच्चे कई दफा प्रोग्रामिंग करते वक्त ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, इंटीजर और फ्लोट की कन्वर्जन और किस तरीके से इनकी वैल्यू स्टोर होती है। तो आपको एग्जांपल में यही बात समझाई गई है कि वेरिएबल अगर आप चाहते हैं कि 1.875 ही स्टोर हो, तो आपको इसको आर को इंटीजर नहीं फिर फ्लोट टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि आंसर आपका सही स्टोर हो। अब आते हैं सी को प्रोग्राम लिखने की बात के ऊपर। तो सी के प्रोग्राम के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग करने के लिए। पहली चीज, आपके पास कोई एक इन्वायरमेंट हो जहां पे बैठ के आप कोड लिख सकें। वो नोट पैड भी हो सकता है जो कि आपके विंडो के साथ इंस्टॉल होता है, कुछ और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसमें विम भी है, सब्लिम टेक्स्ट भी है, और भी आपके पास बेताशा सॉफ्टवेयर, किसी को अंदर बैठ के भी आप लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जब स्टोर करने लगे तो इसे .cpp एक्सटेंशन के साथ स्टोर करें या .c एक्सटेंशन के साथ स्टोर करें। उसके बाद आपको एक कंपाइलर चाहिए जहां पे बैठ के, जिसके जरिए आप इस कोड को कंपाइल कर सकें और आप इसको रन कर सकें। तो कंपाइलर जीसीसी एक बड़ा मशहूर कंपाइलर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस चीज की, ये पहले जो होता था मामला कुछ इसी तरह से ही थे कि आप एक अलग नोटपैड में लिखते थे और फिर डॉस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके कंपाइलर को पहले इन्वोक करते थे और उसके बाद जाकर उसको फाइल देते थे, इसको कमांड लाइन के अंदर कमांड देते थे कि आप इस फाइल को आप कंपाइल करें और रन करें। तो उस चीज को आप इजी कर दिया आपको कि आपको बिल्ट इन आईडीईज मिल गए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसने क्या किया, आपको वो जो जिसमें आपने बैठ के कोड लिखना है वो प्लेटफॉर्म भी आपको वहीं प्रोवाइड कर दिया। आपको बटन्स की सूरत में जहां पे वहां कमांड्स देनी पड़ती थी कि कंपाइल करें, और अब इसको कंपाइल होने के बाद फिर रन की कमांड देनी पड़ती थी इसको रन करें। तो अब आपको कंपाइल और रन की कमांड शमांड नहीं देनी, आपको उसने वहीं पे बटन्स की सूरत में या मेन्यू के अंदर ऑप्शन की सूरत के अंदर ही दे दिया है कि अब आप इसको कंपाइल कर दें और इसको रन कर लें। तो वहीं पे इंटीग्रेट हो गया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास लैंग्वेज के अंदर डिबगिंग होता है। तो डिबगिंग के अंदर ये होता है कि अगर एरर आ गया और स्पेशली अगर लॉजिकल एरर है जिसको ट्रेस करना मुश्किल हो गया, तो फिर हम डिबग का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हमें उस एरर को बहुत इजीली ट्रेस कर लेते हैं। तो ये डिबगिंग का मामला भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ने ये फीचर भी अपने पास रख दिया, और इसके अलावा और फीचर्स भी हैं।
ये तो वो इंपॉर्टेंट फीचर है जिनका जिक्र किया। तो बेतहाशा कंपनीज ने आपके आईडीज प्रोवाइड किए हैं, तो जिसके अंदर डेव सी एक मशहूर है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, टर्बो सी प्लस प्लस, बहुत ही पुराना और बहुत ये कमांड प्रॉम्प्ट के टाइम के ऊपर भी बहुत ज्यादा इन था। और उसके बाद आपके पास ये कुछ और भी अवेलेबल है। मैं इस वक्त डेव सी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो मैं उसको एग्जाम्पल करके आपको शो कराऊंगा। बाकी आप माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड भी कर सकते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस, ये बड़े मशहूर एडिटर्स हैं। और आपके पास अगर एडिटर इंस्टॉल नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि जस्ट मैंने कोड रन करके चेक करना है ये क्या मामला है, और या आप अपने मोबाइल के ऊपर बैठे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास बेतहाशा अवेलेबल है, जिसके ऊपर बैठ के आप कोड लिख सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, जस्ट गूगल के ऊपर जाके आपने, या जो भी आपका वो सर्च इंजन है उस पर जाके लिख दें ऑनलाइन सी प्लस या सी प्लस प्लस कोड कंपाइलर या कंपाइलर लिख दें, तो आपके पास लिस्ट ऑफ जो है वो वेबसाइट्स आ जाएंगी, जिसको क्लिक करेंगे आपको वो कोड लिखने की प्लेस देगा, वहीं पे रन की ऑप्शन देगा, आप रन करेंगे, साथ ही आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और या आपकी एक्सेस से दूर है, तो वेट करने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने मोबाइल के ऊपर इसके जरिए भी आराम से इस चीज को रन कर सकते हैं और कोई इशू नहीं। जैसे कि डेव का ये मैंने आपको इन्वायरमेंट दिखा दिया। इस एनवायरनमेंट के अंदर ये आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं। ये जो पहला बटन है ये कंपाइल के लिए, ये दूसरा बटन रन करने के लिए, और तीसरा बटन दोनों एक्टिविटीज का कंबाइन कर दिया उसने कि कंपाइल भी कर दे और रन भी कर दे। और ये ऑप्शन वैसे आपको एग्जीक्यूट के अंदर, मेन्यू के अंदर भी आप जाएंगे तो ये ऑप्शन वहां पे, मैं जरा इसका तारुफ करवा दूं आपको। डेव सी का इंस्टॉल करना है, आपने डाउनलोड करना है सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस, और उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। फिर आपने जब से ऑन करना है, तो जैसे ऑन करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें बाकी सारा एनवायरनमेंट होगा, ये व्हाइट स्क्रीन ये वाला एरिया। तो आपने फाइल के अंदर जाना है, फाइल में जाकर आपको मिलेगा सबसे पहले न्यू, न्यू के अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी सोर्स फाइल, तो आप सोर्स फाइल की तरफ क्लिक कर देंगे तो आपको ये व्हाइट सा एक एरिया, क्लीन एरिया मिल जाएगा। इस एरिया के अंदर रहते हुए आपने अपना कोड लिखना है, ये एक बिल्कुल ही सादा सा कोड आपके सामने हाजिर भी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल, दोबारा सेव एज के ऑप्शन, और वहां पे जब आप सेव एज करने लगेंगे तो आपसे पूछेगा किस लोकेशन पे सेव करना है, आप उसे लोकेशन बताएंगे कि ये मेरी फाइल फला फोल्डर के अंदर या फला ड्राइव के अंदर ये फोल्डर पड़ा है, उसके अंदर जाके सेव करनी है। तो आप फोल्डर बना लें, आपकी मर्जी, प्लेन जगह पे रखना चाहें जहाँ, मतलब फोल्डर बना लें ज्यादा बेहतर है। लाइक फोल्डर का नाम रख दिया सी प्रोग्राम्स। उसके अंदर जिस टाइम आप सेव करने लगेंगे वो आपसे पूछेगा इसे किस नाम से सेव करना है, आप उसे नाम बताएंगे, जैसे कि हेलो आपने सपोज किया, उसका नाम दिया। जब वो सेव करेगा नीचे आपको ऑप्शन देगा कि मैं क्या इसे डॉट सीपीपी, डॉट सीसी, डॉट सी एक्सएस, डॉट सीपीपी और सीपी किस एक्सटेंशन में क्या मैं इन्हें स्टोर कर लूं, तो आपने इन मोड में रहते हुए इसे स्टोर करवाना है, तब जाके ये आपका सिस्टम इसको, आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सकेगा। ये एक्सटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कंपाइलर की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए कि आपने जो सोर्स फाइल है वो किस एक्सटेंशन के साथ आ रही है। अब ये जो कोड आपके सामने गिवन है, मैं जरा इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूं। सबसे जो पहली चीज है ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, स्ट्रीम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये कंपाइलर से हटके कुछ हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं, कंपाइलर के साथ ही आ जाती हैं। तो ये आप उनको जब फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करना चाहते हैं, ये हिडन हेडर फाइल्स होती हैं हमारी, तो जब इनको एक्सेस करना चाहते हैं, ये एक नहीं कई हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि सी मैथ के नाम से भी अवेलेबल है। जब मैथमेटिक्स के फंक्शन साइन, कोसाइन, टेंजेंट वगैरह और कोई भी स्क्वायर रूट हमने इस्तेमाल करना है तो हम उनके फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो इसी तरीके से कुछ और स्पेशल फंक्शंस के लिए भी हमारे पास डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल हैं। तो जिस फाइल को आपने इस्तेमाल करना है, जिस फंक्शनैलिटीज को अपने सिस्टम में इस्तेमाल करना है इस टाइम, क्योंकि इस प्रोग्राम में जस्ट आप सी लैंग्वेज का आउट सी लैंग्वेज की आउटपुट देना चाह रहा है आपको, जो कि कंसोल की आउटपुट लाती है, कंसोल आउटपुट, कंसोल के ऊपर आउटपुट दो। तो ये आउटपुट जो कंसोल की देना चाह रहा है, क्योंकि आउटपुट स्ट्रीम के अंदर इसका फंक्शन की डिटेल लिखी हुई है, तो किस तरीके से आपने ये आउटपुट देनी है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर पॉसिबल मिल सकती है, उनको किस तरीके से डील करना है, ये तमाम की तमाम बातें कहाँ पे लिखी हुई है आईओ स्ट्रीम के अंदर, जो सी आउट का आपके पास इंफॉर्मेशन है वहां पे। तो इसलिए हमने इसे सबसे पहले इंक्लूड कराया। और इसके साथ हमारे पास क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी,
एसटीडी स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस आईओ स्ट्रीम के अंदर कुछ हमारे पास जो मामला हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कॉल करने जा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड के नाम के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको एक तरीका ये है कि आप इसको डिफाइन कर दें, तो फिर इसके साथ आपको स्टैंडर्ड का नहीं लगाना पड़ेगा कीवर्ड, अदरवाइज आपको ये लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे सी आउट हेलो, और ये क्योंकि मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किया हुआ है, तो इसने ये इम्प्लिसिटली इसको इस्तेमाल कर लिया। कंपाइलेशन के टाइम के ऊपर ये इसको खुद ब खुद दोबारा इंसर्ट कर देगा यहाँ पे। लेकिन इस टाइम हमारी रीडेबिलिटी आसान करने के लिए, हमारी टाइपिंग इजी करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। एक्सप्लिसिट वे क्या है, आप यहाँ पे एसटीडी ये डबल कॉलन और सी आउट लिखेंगे तो आपका ये मामला इस तरीके से हल, तब ये इस चीज को एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे भी गलती है स्लाइड के अंदर, यहाँ सिंगल कॉलन है, एक्चुअली डबल कॉलन होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं इसे। उसके बाद आता है लाइन नंबर 3, आपके पास ब्लैंक है। सी लैंग्वेज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंटली आपको बताऊं, ना ब्लैंक की कोई अहमियत है, ना इसमें कोई, अगर एक्सप्रेशन के अंदर स्पेस आ रही है ठीक है वो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज उसकी भी स्पेस की, नंबर ऑफ स्पेसेस की भी कोई इससे अहमियत नहीं है। जैसे कि आपने यूजिंग के बाद स्पेस देखी है, नेम स्पेस के बाद देखी है, ये कंपल्सरी है। लेकिन जैसे कि आप ये देख रही है कि सी आउट से पहले कुछ स्पेसेस हैं, रिटर्न से पहले कुछ स्पेसेस हैं, तो इसमें कोई अहमियत नहीं है इनकी। आपके पास न्यू लाइन की कोई व्यर्थ नहीं है। सी कंपाइलर इस चीज को कोई कंसीडर नहीं करता। आप पूरा सी का प्रोग्राम एक लाइन के अंदर भी लिखते हैं तो भी उसके लिए ओके, उससे कोई मसला नहीं है। तो ये इस लाइन को, जो स्पेसेस है, इनको इग्नोर कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे इंट मेन ब्रैकेट्स, ये आपका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे आपका, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है या फंक्शनल लैंग्वेज है, तो इसके अंदर बेतहाशा फंक्शन होते हैं। तो अभी आपका जो, क्योंकि पहला पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, तो एक ही फंक्शन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो मेन फंक्शन होता है। ये एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो एक ही मेन होगा और एक मेन होना लाजमी है। फाइल कह लें या एक पूरा प्रोजेक्ट कह लें, प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं, और उन फाइलों के अंदर अगर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो भी सिर्फ एक मेन होगा, एक से ज्यादा मेन नहीं हो सकते। तो जिस फाइल के अंदर मेन है उसके अंदर वो आएगा और वहां से वो स्टार्ट लेगा, फिर जैसे जैसे उसने आगे फैलना फैलता जाएगा। तो उसके बाद आपके पास ये आपको मेन की समझ आ गई। ये जो आप 5th और 7th 8th लाइन के ऊपर ये कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं, ये इसकी बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेन फंक्शन का स्टार्ट 5वीं लाइन से हो रहा है और 8वीं लाइन तक जा रहा है, और ये इसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब इसकी बॉडी है। यहाँ पे इस टाइम तो सिर्फ 2 लाइनें हैं, आपके पास ये कई 100 लाइनों के ऊपर भी मुश्किल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपने ये देखा इंट, ये इंट बताता है कि ये रिटर्न टाइप क्या, फंक्शन रिटर्न क्या करता है। हमारे पास जो फंक्शन होता है जब उसे कॉल करते हैं तो कुछ चीजें हम उसके पास भी करते हैं, कुछ वैल्यू उससे कैलकुलेट करवा के वापस भी लेते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम आपको इस कम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट यही समझ लें कि ये अंडरस्टूड है कि ये इंट है, और जब इंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रिटर्न 0 इस चीज का एसोसिएट कर रहा है कि फंक्शन यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो 0 रिटर्न कर रहा है। और अगर हमने इसे कुछ पास करना होता है तो ये जो आपको ब्रैकेट देख रहे हैं जो कि इस टाइम एम्प्टी है, क्योंकि हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, तो यहाँ पे फिर हम कुछ देते होते हैं वेरिएबल्स उनकी डाटा टाइप्स के साथ। तो इस टाइम तो वो नहीं है क्योंकि हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, ये स्टार्टिंग है। तो ये इंशाल्लाह जब आपको 8-10 लेक्चर आगे जाएंगे, जब फंक्शन का चैप्टर आएगा, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी ये क्यों है। उसके बाद आते हैं जी, ये कर्ली ब्रेसेस सी आउट की बात होगी। सी आउट को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि कंसोल के ऊपर आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है स्टेटमेंट। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन आगे भी आ रही है। तो हमारा प्रोग्राम जब हम इसे कंपाइल करने के लिए कहते हैं तो किस तरीके से कंपाइल होता है, किस तरीके से रन होता है, ये बड़ा एक नाजुक सा मामला है। इसको समझना थोड़ा सा जरूरी भी है। अगर समझ जाएंगे तो आपको पूरे जो जैसे कंपाइलेशन हो रही है और जो रन की प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे। थोड़ी सी तवज्जो रिक्वायर्ड होगी आपकी। एडिटर और आईडी आपको मिल गया, आपने लिख दिया इसके अंदर, ये एडिटर मिल गया आईडी की सूरत में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इसके अंदर आपने ये ऊपर लिख दिया इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। एक्चुअली ये हेडर फाइल है तो डॉट एच, अगर हम इसे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो डॉट एच लिखेंगे, अगर इस कर्ली एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो फिर हमें डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम खैर ये हमारी हेडर फाइल है। तो ये दोनों चीजें एक्चुअली सोर्स कोड और हेडर फाइल चाहिए जाती है कंपाइलेशन, जिससे बिल्ड कहते हैं, कंपाइल कहते हैं उस प्रोसेस के लिए। ये आगे 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है।
पहला हिस्से में क्या होता है, प्री प्रोसेस, ये हेडर फाइल और दिस। अब कंपाइलर आप वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज जो आपको बताया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर आपको तमाम डिटेल्स बताने पड़ रही थी, हर कुछ बताना पड़ रहा था, लेकिन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये मामले सॉल्व हो गए। वो यही मामला था, वो क्या करता है, वो जो हेडर फाइल का कंटेंट है अब वो लेके आएगा, यहाँ पे रखिएगा। वो जो सी आउट के साथ एसटीडी आपने लिखा था अब उसको रिजॉल्व करेगा। और इस तरीके से जो बाकी आपके कुछ सिंबल्स होते हैं हमारे, उन तमाम सिंबल को यहाँ पे रिजॉल्व करेगा। मेरे सिंबल से बाद मैक्रोस कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो भी कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम चाहते हैं एक दफा वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर दें, और आगे जिस टाइम प्रोग्राम कंपाइल हो तो वो ऑटोमेटिकली तमाम जगहों पे वो वैल्यूज को अपडेट कर देगा उसी एक वैल्यू से, बजाय इसके कि हर दफा जाके डिफरेंट प्लेसेस को हमें कोई वैल्यूज अपडेट करना पड़े। तो खैर यहाँ पे पीर प्रोसेसर क्या करता है, आपसे हेडर फाइल लेता है और आपका सोर्स फाइल लेता है, और उसको क्या करता है, उसके अंदर जहां पे उसने इंक्लूड द कंटेंट ऑफ द हेडर फाइल आपकी सोर्स फाइल के साथ अटैच करता है, रिप्लेसिंग द मैक्रोज नेम विद द वैल्यूज के साथ कर देता है, और रिमूव आपने यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिए होते हैं, कमेंट्स यूजर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, उसका कोड के अंदर उसका कोई अमल दखल नहीं है, सो इन कमेंट्स को भी रिमूव कर देता है ताकि आपकी फाइल के ऊपर लोड ज्यादा ना रहे। इनको रिमूव करने के बाद अब जो फाइल आपके पास बन जाती है वो फाइल पास कर देता है कंपाइलर। कंपाइलर अब क्या करता है, कंपाइलर यहाँ पे आपका जो सिंटैक्स है उसको देखता है। जैसे कभी मैंने आपको असाइनमेंट स्टेटमेंट बताई, मैंने कहा आपके पास एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए लेफ्ट साइड पे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर होना चाहिए, फिर आपके पास कांस्टेंट भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, एक्सप्रेशन भी आ सकता है। फर्ज किया आपने एक्सप्रेशन गलत लिख दी है, आपने कोई ऐसा वेरिएबल नेम इस्तेमाल किया जो एक्चुअली आपने शुरू में डिक्लेयर नहीं किया, आपने शुरू में डिक्लेयर किया था SUM के नाम से वेरिएबल नेम, इस्तेमाल करते वक्त आप लिख रहे हैं SIM, गलती से टाइपो मिस्टेक होगी, तो एक्चुअली वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट लेवल के जो लेक्सिकल हैं, उसके बाद सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है, एरर आइडेंटिफाई करते हैं। वेरिएबल नेम सेम नहीं है तो इसको लेक्सिकल एरर कहते होते हैं। अगर एक्सप्रेशन लिखते वक्त आपने कहा A+-B, ये आपका सिंटैक्स एरर है। इसी तरीके से कुछ सिमेंटिक के मामला भी होते हैं, तो जैसे कि ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन और आपने अभी देखी है, तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मामला सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर परफॉर्म होता है। कंपाइलर यहाँ पे उसका कोड खुद ब खुद इंसर्ट कर देता है, जिससे मैंने इम्प्लिसिट का आपको नाम दिया था, और यहां से आपका एक कोड जनरेट हो जाता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड है। अब यहां से वो भेज देता है इसे लिंक के लिए। लिंक क्या करता है, इसके साथ दो तरह के लिंकेज का एक्शन परफॉर्म होते हैं, एक को हम स्टैटिक कहते हैं, एक को डायनामिक कहते हैं। स्टैटिक कहता है कि एक्चुअली मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि आपके पास प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। अभी तो हम सिंगल फाइल के ऊपर काम करेंगे, जब प्रोजेक्ट होगा तो मल्टीपल फाइल्स होंगी आपके पास। अब वो मल्टीपल फाइल आपस में इंटीग्रेट होनी है, किसी का कोड कहीं लिखा हुआ है, उसको कॉल कहीं पे आ रही है, कोई चीज कहीं से कॉल हो रही है। अब उनको आपस में जब लिंक करना है तो दो तरीके हैं, उस कोड को उठा के वहां पे लियो जहां पे उसकी जरूरत है, या उसका रेफरेंस ले। अगर रेफरेंस लेके आ रहे हैं तो ये डायनामिक है, और अगर उसको उठा के लेके आ रहे हैं तो ये स्टैटिक है। तो ये आपका मामला जो है ये लिंकर जो है उन फाइलों को आपस में इंटीग्रेट करता है, कंबाइन करता है। यहाँ पे जो मामला है वो मजीद इसको जिस तरह हम कंपाइल कर रहे होते हैं तो एक ना जो मेमोरी लोकेशन में उसने प्लेस लेनी है, तो उसका एक इमेज सा मैप सा बना लेता है लोकेशंस का, कि हमें इतने बाइट्स एक्चुअली प्लेस रिक्वायर्ड होगी। जब वो एक्चुअली फाइल आपका प्रोग्राम रन करते हैं तो फाइल का कोड भी जाता है, उसके अंदर जो मेमोरी लोकेशन के जो वेरिएबल्स आपने लिए हैं उनके एड्रेसेस भी कितनी इन्हें मामला चाहिए, क्योंकि अभी तो उसे फिजिकल मिला नहीं, तो उसने रफली अपने पास एक स्केच सा बना लिया कि इतने बाइट्स मुझे इन वेरिएबल्स के लिए रिक्वायर्ड है, इतनी उसके कोड के रिक्वायर्ड है, और आप एक्स्ट्रा लोड भी अपने साथ लेके आ रहे हैं हेडर फाइल्स का और कुछ दूसरी फाइलों का, तो उन सारों के हिसाब से ये पूरा का पूरा रीलोकेशन जो उसकी है वो बनाता है, और कंपोनेंट्स को आपस में, फाइलों को आपस में कंबाइन करता है। और यहाँ पे कुछ आपके पास इनलाइन फंक्शन कॉल्स होती हैं, उनको देखता है कि कहाँ कहाँ उनको इंसर्ट करना है। तो मतलब ये पूरे का पूरा पैकेज लिंकिंग आपका ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, और अब आपको वो एक्सिक्यूटेबल फाइल बना के, अब आप रन का बटन दबाते हैं, जब रन का दबाते हैं तो रन में एक लोडर है और उसके बाद एग्जीक्यूशन का प्रोसेसर लोडर है। लोडर का काम कब आता है, जब आपने कोई डायनेमिक एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है, आपके जो लिंकर ने डायनेमिकली जो मामला छोड़ दिए थे, अब लोडर उनको अटैच करता है, दोबारा इकट्ठा करता है,
और आपको उस फाइल को सबसे पहले तो आपके एक्सिक्यूटेबल फाइल को ओपन करता है, मैपिंग करता है इसके डिफरेंट सेगमेंट की एक्सी फाइल की आपकी मेमोरी के अंदर, कि आपका कोड एक पीसीबी बन जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जब प्रोग्राम आपका रन होता है तो उसे प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, उसे प्रोसेस बोलते हैं। प्रोग्राम इन रनिंग पोजीशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस का बनता है पीसीबी। पीसीबी के अंदर आपका कोड का सेगमेंट आ जाता है, कुछ इसमें स्टैक्स आती हैं फंक्शन कॉल्स के लिए, कुछ इसके अंदर मेमोरी के मामला आते हैं। तो ये उन पोजीशंस को बनाता है, रखता है, सेगमेंट्स की मेमोरी में मैपिंग करता है, डायनामिक जो भी आपकी होती हैं उनको अटैच करता है, सेट और स्टैक और रजिस्टर की जो वैल्यूज हैं उनको सही करता है, और फिर कंट्रोल दे देता है सीपीयू को, भाई अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, और इजाजत दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, वो आप क्यूरी कर सकते हैं, मैं डेली बेसिस पे आंसर दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह।